ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जूरिस्प्रूडेंस की। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, लिस्ट है उसकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की, वो किस शेड्यूल में, जो ड्रग को प्रिस्क्राइब करनी है, वो ढेर सारी ड्रग्स होती है, उनकी एक लिस्ट होती है, वो किस शेड्यूल के अंडर में आती है। शेड्यूल जे, शेड्यूल के, शेड्यूल एल। ओके, तो ये आती है शेड्यूल एच के अंडर में। कौन सा? लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, शेड्यूल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब एक बनता है, दो बनता है, जो भी है, ठीक है। तो इसलिए शेड्यूल याद करने बहुत जरूरी हैं, और ऐसे पढ़ने से याद नहीं होते, लेकिन एमसीक्यू कई बार सॉल्व करोगे तो जरूर याद हो जाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ फी फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। जो रेट होता है वो क्या है कि एक निश्चित होता है, फिक्स होता है कि इसकी फीस डॉक्टर की इतनी होनी चाहिए, इसकी टेस्ट ऑफ एनालिसिस इतनी होनी चाहिए। ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या गवर्नमेंट एनालिस्ट के थ्रू क्या है, निश्चित कर दी जाती है। लेकिन ये किस शेड्यूल में आता है? शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल ई। तो ये जो रेट ऑफ फी है, ये आता है शेड्यूल बी के अंडर में। किसमें आता है? शेड्यूल बी के, ठीक है। अब प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स और कॉस्मेटिक। कुछ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स जो है उनको इंपोर्ट करना अपराध है, प्रोहिबिशन है। तो वो कौन सी हो सकती हैं? अगर कोई ड्रग, एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है, या फिर एनी मिसब्रांडेड और स्पूरियस और अडल्ट्रेटेड ड्रग। कोई ड्रग मिसब्रांडेड है, स्पूरियस या अडल्ट्रेटेड है, तो ऐसी ड्रग को इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। ड्रग नॉट लेबल्ड एंड पैक्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। कोई ड्रग की लेबलिंग या उसकी पैकिंग प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है, तो ऐसी ड्रग या कॉस्मेटिक को भी इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। यानी हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा। दूसरा क्या है बच्चों, कि आपके जो क्वेश्चन होंगे मॉक टेस्ट में, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन आपके आंसर्स शायद जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे। तो आप इंग्लिश के एमसीक्यू याद करने की कोशिश करो, ये एक ड्रॉबैक है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो फाइनल एग्जाम में क्या होगा ये भी कोई बोल नहीं सकता। हो सकता है कि पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में हो और ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में हो, ठीक है। तो ये जो लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। बाकी आप मॉक टेस्ट दे दो, देखो क्या होता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में ऐसा ही हुआ है। पॉलिटेक्निक वालों का कल कंप्लीट हो गया है। इंपोर्ट ऑफ एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग्स और स्पूरियस कॉस्मेटिक पेनल्टी फॉर फर्स्ट कन्विक्शन। जब पहली बार आप पकड़े गए इंपोर्ट करते हुए किसको, एडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग या कॉस्मेटिक को, तो क्या होगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अगर आप पहली बार पकड़े गए तो सज़ा कम होती है, पेनल्टी कम होती है। दूसरी बार पकड़े गए तो ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरी बार पकड़े गए तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा, ठीक है। तो होगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन 1000, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर एंड फाइन 2000, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन 5000, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर एंड फाइन 10,000। तो इसमें क्या केस आता है? इसमें आता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन 5000, ठीक है। एज पर डीएनसी एक्ट, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। डीएनसी एक्ट के अंडर में जो इंस्पेक्टर्स को पावर दी गई हैं वो है इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस वेयर एनी डीएनसी इज बीइंग। कहीं पे भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक अगर कहीं पे भी है, बन रही है किसी प्रेमाइसेस में, या स्टॉक करके रखी गई है, या सेल की जा रही है, या मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, ऐसी प्रेमाइसेस को इंस्पेक्शन करने की अथॉरिटी इंस्पेक्टर के पास डीएनसी एक्ट के थ्रू होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस वेयर डीएनसी बीइंग सोल्ड, बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। जो शेड्यूल, जो हमारा एक्ट है, कौन सा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो क्या है, एम्पावर करता है इंस्पेक्टर्स को कि किसी भी प्रेमाइसेस में घुस के, जहाँ पे भी उस प्रेमाइसेस में क्या, बस डीएनसी एक्ट की जो मेडिसिन्स हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही हों या बेची जा रही हों, ठीक है, या खरीदी जा रही हों, या स्टॉक करके रखी जा रही हों, तो इन सारी कंडीशन में इंस्पेक्टर्स वहाँ जाके उनकी टेस्टिंग कर सकता है, उनकी चेकिंग कर सकता है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्राइब, किसके लिए प्रिस्क्राइब है भाई? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक, अथॉरिटेटिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, टिप सिस्टम, या स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइस, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों जब फर्स्ट शेड्यूल, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों शेड्यूल दिए हुए हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल जो आता है आपका वो क्या है? अथॉरिटेटिव बुक्स ऑफ द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड टिप सिस्टम। ये प्रिस्क्राइब किया गया है किसके अंडर? फर्स्ट शेड्यूल है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक का 1940 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मिनिमम एरिया ऑफ शॉप, देखो ये कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों को
कि सर रिटेल में कितना होता है, होलसेल में कितना होता है। अगर मैं 90 से 100 बताता हूँ तो आपके क्वेश्चन सर 150 दिया हुआ है। देखो वहाँ पे केस है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है कि अगर होलसेल रिटेल है, आपका होलसेल रिटेल है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर मीटर या 20 स्क्वायर मीटर। अगर होलसेल रिटेल दोनों है तो इस केस में हमारा क्या होगा, 15 स्क्वायर मीटर, यानी अप्रॉक्स 155 या 150 स्क्वायर फीट। अगर यहीं से सिर्फ रिटेल का केस होता तो कितना होता, 10 स्क्वायर मीटर्स, यानी अप्रॉक्स हमारा कितना हो जाता, 100 के आसपास, है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए आप अपनी। द प्लांट ऑफ स्पीसीज of papaver from which opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted। कौन सी है भाई स्पीसीज, कोका, हेरोइन, कैनबिस, ओपियम पॉपी। तो द प्लांट ऑफ स्पीसीज ऑफ पेपावर, जो पेपावर की स्पीसीज है, फ्रॉम विच ओपियम, जिसमें से ओपियम और फेनेंथ्रीन एल्कोलाइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपियम पॉपी। व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ओपियम पॉपी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नार्कोटिक्स से क्वेश्चन जरूर बनेगा। शेड्यूल के क्या है भाई, लिस्ट ऑफ ड्रग दैट कैन बी यूज्ड विद कॉशन अंडर मेडिकल सुपरविजन, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन गवर्निंग इम्पोर्ट ड्रग, ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, या फिर नन। तो शेड्यूल के में हमारा आता है ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ DTAB। देखो कहीं कहीं पे DTAB दिया रहता है, मैंने DTAB ना लिख के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कर दिया है ताकि कंफ्यूजन की स्थिति आपकी ना आए। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को ही बोलते हैं DTAB। तो इसका चेयरमैन कौन होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो DTAB का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, DGHS, क्या लिखा रह सकता है वहां पे, DGHS एब्रीविएशन में, याद रखना इन चीजों को। DGHS भी होता है, अगर DGHS लिखा रहे तो आप समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो ये क्या होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं किसके, DTAB यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के, ठीक है। द सेंट्रल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन, अब जो सेंट्रल लेबोरेटरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता। तो बच्चों जो सेंट्रल लेबोरेटरी है दैट इज सिचुएटेड इन कोलकाता। PCI रिकंस्टिट्यूटेड इन एवरी, PCI कब बार बार कब उसका गठन कब कब होता है, 5 साल, 8 साल, 6 साल, 10 साल। तो बच्चों एवरी 5 years PCI विल बी रिकंस्टिट्यूटेड, यानी उसका गठन दोबारा से किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर, अब देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट कर दो, है ना, दिमाग पे जोर दो, क्योंकि अब तक आसान क्वेश्चन थे, अब थोड़ा टफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फॉर होलसेल लाइसेंस ऑफ ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X इशूड इन फॉर्म। देखो बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो पूछे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मैंने लगभग मैक्सिमम कवर किए हैं, जो बचे होंगे वो आगे के उसमें कवर कर देंगे, ठीक है। तो होलसेल लाइसेंस का जो ड्रग्स हैं अदर देन, कौन सी, जो कि स्पेसिफाइड नहीं है किसमें, C, C1 और X में, उसको वो किस फॉर्म पे इशू की जाती हैं, 20BB, 21B या 20E या 20B। तो इनके लिए हमारा फॉर्म 20B, यानी D ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। अदर देन क्या है, द होलसेल लाइसेंस ऑफ ड्रग, जो लाइसेंस है होलसेल का, होलसेल करने का जो लाइसेंस दिया जाता है उसमें ड्रग्स तो हैं, लेकिन कौन सी, अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जो कि ये ऐसी ड्रग्स बिल्कुल नहीं है, कौन सी नहीं है, जो C, C1 और X में इशू की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है होलसेल लाइसेंस फॉर अदर देन शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स फ्रॉम मोटर व्हीकल इशूड फॉर्म। ये किस में आएंगी, शेड्यूल फॉर्म नंबर 20B, 20BB, 20G या 21E। तो ये आती हैं फॉर्म नंबर 20BB में, है ना, यानी B ऑप्शन हमारा सही होगा।
रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड X इशूड इन फॉर्म। जो रिटेल सेल होता है ड्रग्स का, कौन सी ड्रग्स, अदर देन स्पेसिफाइड इन, सेम वही केस है जो होलसेल में था, कौन सी ड्रग, C, C1 और X इशूड इन फॉर्म, किसमें इशू होती है, कौन से नंबर में, 20, 21, 22 या नन ऑफ द अबव। तो ये होती है रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 20, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1। देखो क्या है, पढ़ने में बहुत बोरियत लग रही होगी क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, होता है थोड़ा सा, ठीक। तो इसके लिए जब पढ़ने में बोरियत लगने लगे तो आपका AB मोटिवेशन में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, जो पहला लिंक मिलेगा, लाइफ चेंजिंग वीडियो मैंने बनाया है AB मोटिवेशन के नाम से, उसको एक बार आप देखो तो जीवन में उतारो और देखो, आपकी सारी बोरियत भी दूर हो जाएगी और पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। फॉर रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इशूड इन फॉर्म। देखो अभी तक किस पे बात हो रही थी, रिटेल होलसेल की, कौन कौन सी, सारी ड्रग्स थी लेकिन एक्सक्लूड थी C, C1 और X, ठीक, वो फॉर्म पे थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिटेल ड्रग्स की बात कर रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड है किसमें, शेड्यूल C और C1 में। इसमें किसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, शेड्यूल X को। अभी तक जो हम एक्सक्लूड कर रहे थे वो C, C1, X तीनों को कर रहे थे, राइट। अब किसको अब हम कर रहे हैं केवल C और C1 को इंक्लूड कर रहे हैं और एक्सक्लूड कर रहे हैं शेड्यूल X को। अब ये किस फॉर्म में आएगा, 20, 21, 22 या नन ऑफ द अबव। तो ये जो आएगा हमारा फॉर्म नंबर 21 में, ठीक है, फॉर्म नंबर 21 में, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। अब रिटेल ऑफ ड्रग्स फॉर शेड्यूल X, देखो सब चीज इंक्लूड कर, पहले शुरुआत हमने कहाँ से की, होलसेल से, फिर हम आए रिटेल पे, किसकी रिटेल पे, कि जो कि ड्रग्स अदर देन C, C1, X हैं, फिर हमने क्या किया, C और C1 को इंक्लूड किया। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, शेड्यूल X की, है, क्योंकि इसके पहले वाले में शेड्यूल X को एक्सक्लूड यानी उसको बाहर निकाल दिया गया। तो अब हम शेड्यूल X के बारे में बात करेंगे। रिटेल ऑफ ड्रग्स फॉर शेड्यूल X किस फॉर्म पे इशू की जाएगी। देखो क्या है कि होता तो मैं एक क्वेश्चन उठा लेता, ठीक है, किसी भी शेड्यूल पे, यानी C, C1 या X पे, या अदर देन C, C1, X पे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, इसीलिए मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक साथ उठा लिए, कि इसको माना कि पहली बार में समझ में नहीं आएगा जिसने नहीं पढ़ा है। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बिल्कुल इसमें ओवर स्मार्टनेस की कोई ज़रूरत ही नहीं किसी को बनने की, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, आप 2, 3, 4 बार देखिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एक क्वेश्चन पिक करता है, क्वेश्चन पिक करके मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको इम्पॉसिबल है नहीं समझ में आएगा, आपने नहीं पढ़ा तो, इसीलिए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ प्लॉट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर भी कर लोगे, समझ में भी आएगा। फिर बोलता हूँ, शुरू किया था मैंने होलसेल से, फिर एक्सक्लूडेड कौन सी ड्रग्स थी, C, C1 और X शेड्यूल की थी, ठीक, रिटेल पे भी आए, वहाँ पे भी। फिर अब देखो हर जगह हमने C, C1 और शेड्यूल X को क्या है, एक्सक्लूड करके रखा है, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल के रखा, इनके अलावा बाकी ड्रग्स बेची जा रही थी। फिर मैंने C और C1 को ले लिया, उसमें कौन सा फॉर्म, किस फॉर्म पे इशू होंगी, यहाँ पे बात की जा रही है रिटेल ऑफ ड्रग्स फॉर शेड्यूल X ड्रग्स। अब जो शेड्यूल X की ड्रग्स हैं वो किस फॉर्म पे इशूड होंगी, इनका लाइसेंस किस फॉर्म पे इशू किया जाएगा, उसके लिए होता है फॉर्म 20F, 20G, 20 या 21। तो रिटेल ड्रग्स के लिए होता है, शेड्यूल X की ड्रग्स के लिए फॉर्म नंबर 20F, ए ऑप्शन हमारा सही है, ओके। अब पेनाल्टीज की बात करते हैं। पेनाल्टीज रिलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग इन फर्स्ट कन्विक्शन। अब अगर कोई भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है जो अडल्ट्रेटेड या स्पूरियस हैं, पहली बार में पकड़े गए तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 2 years, 2 years एक्सटेंडिंग लाइफ टाइम एंड फाइन 1000 है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 3 years एक्सटेंडिंग लाइफ टाइम। ये ए बी करके है, ये पहला ए ही है, इसको मैं क्या करता हूँ, हाँ, ये जो है इंटर दबाने में गड़बड़ हो गया है, इतना तो आप लोग स्मार्ट है। ये ए है, दिस इज बी स्टेटमेंट, दिस इज सी स्टेटमेंट एंड दिस इज स्टेटमेंट डी, ठीक है। इतनी तो स्मार्टनेस आप में है ही है, तो कहानी ना बुझाते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन के जवाब पे आ जाते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग की जाती है अडल्ट्रेटेड स्पूरियस ड्रग की, फर्स्ट कन्वेंशन होता है मिनिमम 5 ईयर एक्सटेंडिंग लाइफ टाइम, यानी कि 5 साल है उसको लाइफ टाइम किया जा सकता है, और फाइन है हमारा कितना 10,000 रुपए। ठीक है, कितना 10,000। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सेम केस वही है, पेनल्टीज रिलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग एनी अडल्ट्रेटेड स्पूरियस ड्रग इन सब्सीक्वेंट कन्वेंशन, यानी दोबारा अगर आपने ऐसा किया, दूसरी बार अगर आप पकड़े गए यही सेम करते हुए, सेम कंडीशन यहाँ पे भी बच्चों, दिस इज द ए स्टेटमेंट एंड दिस इज बी स्टेटमेंट, सी एंड दिस इज डी स्टेटमेंट। ओके, तो अगर दोबारा पकड़े गए एडल्ट्रेटेड स्पूरियस ड्रग्स को बनाते हुए तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 5 ईयर एक्सटेंडिंग लाइफ टाइम, या और फाइन कितना 10,000। फिर बी में क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स एक्सटेंडिंग लाइफ टाइम, या मतलब उसको 7 साल की सजा हो सकती है, लाइफ टाइम के भी बढ़ाया जा सकता है आपका केस देखते हुए, और फाइन कितना 15,000। सी क्या बोलता है, आपको जेल हो सकती है 8 साल की, उसको बढ़ाया जा सकता है लाइफ टाइम, और फाइन 17,000। डी क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 10 ईयर एक्सटेंडिंग लाइफ टाइम एंड फाइन 20,000, 20,000 तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर ऐसा करते हुए आप दोबारा पकड़े गए तो मिनिमम 10 साल की सजा उसको बढ़ा के लाइफ टाइम भी किया सकता है, और फाइन देना पड़ेगा 20,000, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट है ना, ये दिस स्टेटमेंट इज डी। नेक्स्ट है पेनल्टीज इफ नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्लेस वेयर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स आर केप्ट। अब अगर आप कोई ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कहीं पे आप उसने उसका वेयर हाउस बना रखा है लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं डिस्क्लोज किया है, या फिर जहाँ पे आपने स्टोर कर रखा है, स्टॉक कर रखा है, रख के रखा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स आर केप्ट, जहाँ पे आपने रखा है उस जगह का नाम नहीं डिस्क्लोज किया है, तब भी आपको पेनल्टीज पड़ सकती हैं, आपको जेल हो सकती है, कितना इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकती है 1 साल की, एंड फाइन अप टू 100 रुपीज, या दोनों। बी क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन अप टू 500, और दोनों, या फिर या तो 2 साल की सजा या 500 रुपए का फाइन, या दोनों हो सकता है। सी में इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन अप टू 1,000, और बोथ, या दोनों हो सकता है, यानी हमारा कौन सा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अगर आप ऐसा करते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं डालते हो, या कहाँ पे आपने रखा है उस चीज को आप क्लियर नहीं करते हो, डिस्क्लोज नहीं करते हो, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या आपको दोनों देना पड़ सकता है। ठीक है, फिर पेनल्टीज फॉर यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग इन फर्स्ट कन्वेंशन। अब देखो क्या है कि अगर कोई ड्रग, कोई जो है रिपोर्ट है आपके पास कोई रिपोर्ट है कौन सी गवर्नमेंट एनालिस्ट की, आप उसको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करते हो, अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करते हो पहली बार, तब आपको कितनी सजा हो सकती है, फाइन अप टू 100, फाइन अप टू 200, फाइन अप टू 300, या फाइन अप टू 500। तो आपको 500 रुपए देना पड़ सकता है एज ए फाइन, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हो पहली बार पकड़े गए तो। ठीक, अब सेम केस अगर एडवर्टाइजिंग के लिए आप जो है इस रिपोर्ट को सेकेंड टाइम अगर पकड़े जाते हो, दूसरी बार यानी सब्सीक्वेंट टाइम दोबारा पकड़े गए, तब देखो पहली बार तो 500 रुपए देके छोड़ दिया गया, दोबारा फिर वही केस करोगे तो दोबारा थोड़ी छोड़ा जाएगा, फिर क्या होगा, या तो जेल होगी 3 साल की, या फाइन देना पड़ेगा दोनों, या दूसरा बी का ऑप्शन क्या बोलता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और फाइन और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स और फाइन और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स फाइन या बोथ। तो बच्चों पहली बार में आसानी से छूट जाओगे 500 रुपए देके, अगर आपने गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट को अगर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया, लेकिन सेम केस दोबारा अगर हो गया तो 10 साल की सजा होगी, फाइन या फाइन होगा, या फिर दोनों हो सकता है। समझ गए, सोचो कितना डिफरेंस है, पहली बार 500, दोबारा में 10 साल की सजा। फिर पेनल्टीज फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्पूरियस कॉस्मेटिक। स्पूरियस कॉस्मेटिक को अगर आप मैन्युफैक्चर या सेल करते हो तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन। तो आपको 3 साल की सजा
या फाइन देना और फाइन दोनों देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप जो है मैन्युफैक्चर या सेल करते हो स्पूरियस कॉस्मेटिक को। ठीक, देखो होता क्या है, देखो ये क्वेश्चंस थोड़ा घुमाने वाले हैं बच्चों, दिमाग को मतलब एकदम अजीब सा कर देने वाले हैं कि क्या हो रहा है ये सब। बार बार क्वेश्चन वही एक जैसे लग रहे हैं सारे के सारे, सब में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है, कोई डीएनसी एक्ट है, कोई स्पूरियस है, कोई अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं। बस कहीं पे 2 साल की सज़ा हो रही, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल। ये अभी क्या पहली बार में ऐसा ही होगा, 2-2 3-3 बार आप वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। या तो दूसरा तरीका है आप पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा तो दिमाग पे भूचाल आएगा, है ना, थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो तभी याद हो पाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं। पेनल्टीज एक्ट, इफ नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कॉस्मेटिक इन द स्पेसिफाइड मैनर। अब अगर जो है होता क्या है कि अगर आपने जो मैन्युफैक्चर की है, सेल ऑफ कॉस्मेटिक की है, उसका जो है जो रिकॉर्ड है स्पेसिफाइड मैनर, यानी कि जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है जिसमें दिया गया है कि इसी तरह से आपको रखना है, अगर आपने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा है और कॉस्मेटिक्स को क्या मैन्युफैक्चर किया है या सेल किया है, तब भी आपको क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 1000, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, फाइन अप टू 2000, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन अप टू 3000, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन अप टू 5000। तो अगर आप जो है कोई कॉस्मेटिक को मैन्युफैक्चर करते हो या सेल करते हो और उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको 3 साल की सजा और फाइन देना पड़ेगा 5000 रुपये। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है। द मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट भाई कब आया था? 1971, 1955, 1940 या 1945 में। तो मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट है वो हमारा आया था 1971 में। किसमें? हमारा सही जवाब है ए, 1971 में। ओके, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। आप कितना कर पाए कितना नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में लिखिए और एंजॉय कीजिए। बाय।